कक्षा 9 विज्ञान के पाठ 5 अध्याय का नाम जीवन की मौलिक इकाई। इस अध्याय के हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न तथा उसके उत्तर को देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं जीवन की मौलिक इकाई इस अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न से। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है? पहला विकल्प एक जीवाणु, दूसरा विकल्प एक अमीबा, तीसरा विकल्प एक वायरस और चौथा विकल्प एक शुक्राणु। सही उत्तर है एक वायरस, क्योंकि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच है और जिसे हम बहुत दिन तक क्रिस्टल के रूप में भी रख सकते हैं, और जब ये जीवित प्राणी से बाहर है तब वो एक निर्जीव की तरह अपना गुण दिखाता है और उसे हम लोग क्रिस्टल के रूप में भी रख सकते हैं। प्रश्न, एक सेल सूझ जाएगी यदि पहला विकल्प सेल में पानी के अणुओं की एकाग्रता आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की एकाग्रता से अधिक है। दूसरा विकल्प आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की एकाग्रता कोशिका में पानी के अणुओं की एकाग्रता से अधिक होती है। तीसरा विकल्प कोशिका और आसपास के माध्यम में पानी की अणुओं की सांद्रता समान होती है। चौथा विकल्प पानी के अणुओं की एकाग्रता कोई फर्क नहीं पड़ता। सही उत्तर है विकल्प बी, आसपास के माध्यम में पानी की अणुओं की एकाग्रता कोशिका में पानियों की अणुओं की एकाग्रता से अधिक होती है। हम लोग देखते हैं विसरण में जो है अणु का जहां पे सांद्रता ज्यादा है वो कम सांद्रता वाले जगह की तरफ अपने आप वो चली जाती है। इस क्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं या डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस हो रहा है जिसमें पानी के अणुओं का ही गति हो रहा है और पानी के अणुओं जो है अपने अधिक सांद्रता से अपने कम सांद्रता की तरफ जा रहा है और इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली के तौर पे कोशिका झिल्ली जो है वो काम कर रही है। तो एक सेल कब सूझ जाएगी? जब उसके बाहर ज्यादा पानी की अणुओं की एकाग्रता होगी तब। इसीलिए सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? पहला विकल्प डीएनए, दूसरा विकल्प प्रोटीन, तीसरा विकल्प डीएनए और प्रोटीन, चौथा विकल्प आरएनए। सही उत्तर है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए को बांध के रखने के लिए प्रोटीन, हिस्टोन नाम का प्रोटीन जो है वो डीएनए को कॉयल करके रखने में और ठीक से पैक करके रखने में सहायता करता है। इसीलिए क्रोमोसोम जो है वो किन से बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से। प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प राइबोसोम का कार्य नहीं है? पहला, ये प्रोटीन अणुओं के निर्माण में मदद करता है। दूसरा, ये एंजाइमों के निर्माण में मदद करता है। तीसरा, ये हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। चौथा, ये स्टार्च अणुओं के निर्माण में मदद करता है। अब उत्तर का विकल्प है, पहला विकल्प है कथन 1 और 2 राइबोसोम का कार्य नहीं है। दूसरा विकल्प है कथन 2 और 3 राइबोसोम का कार्य नहीं है। तीसरा विकल्प है कथन 3 और 4 जो है राइबोसोम का कार्य नहीं है। चौथा विकल्प है कथन 4 और 1 जो है राइबोसोम का कार्य नहीं है। सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि कथन 3 और 4 जो है वो राइबोसोम का कार्य नहीं है। कथन 3 में है ये हार्मोन के निर्माण में मदद करता है और कथन 4 में है
ये स्टार्च अणुओं के निर्माण में मदद करता है। ये दोनों राइबोसोम का कार्य नहीं है, जबकि प्रोटीन अणुओं का निर्माण में मदद करता है और एंजाइम जो है वो प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसीलिए एंजाइम के निर्माण में भी ये मदद करता है। इसलिए कथन 1 और 2 जो है वो सही है, यानी कि ये दोनों राइबोसोम का कार्य है। प्रश्न, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प, ये नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच में प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। ये कथन सही है, यानी कि रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। दूसरा विकल्प, ये कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्र के बीच सामग्री का परिवहन करता है। ये भी सही है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंधित है। तीसरा विकल्प, ये ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ये गलत है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। चौथा विकल्प, ये सेल की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों के लिए साइट हो सकती है। ये विकल्प भी सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। इसलिए इनमें से विकल्प सी जो है वो सही उत्तर होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, यानी कि ये ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, परासरण की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। ध्यान से पढ़ें और सही परिभाषा चुनें। पहला विकल्प, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी के अणुओं की आवाजाही। दूसरा विकल्प, विलायक के अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति। तीसरा विकल्प, एक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च एकाग्रता से समाधान की कम एकाग्रता के लिए विलायक अणुओं की गति। चौथा विकल्प, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन अणु को कम सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले घोल की ओर ले जाना। इनमें से हमें सही परिभाषा अगर चुनना है तो सही उत्तर है विकल्प पहला, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में पानी के अणुओं की आवाजाही। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का भी उल्लेख है, साथ में पानी के अणुओं की आवाजाही का भी उल्लेख है, साथ में पानी के अणुओं की उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में आवाजाही का भी उल्लेख है। इसलिए सबसे सही परिभाषा जो है वो है विकल्प ए। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में प्लाज्मोलाइसिस को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। पहला विकल्प, हाइपोटोनी माध्यम में प्लाज्मा झिल्ली का टूटना, जिसे हम लाइसिस भी कहते हैं। दूसरा विकल्प, हाइपोटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का संकोचन। तीसरा विकल्प, न्यूक्लियोप्लाज्म का संकोचन। चौथा विकल्प, उनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, दूसरा विकल्प, हाइपोटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का संकोचन। इसमें परासरण के माध्यम से, बाह्य परासरण के माध्यम से बाहर हाइपोटोनिक माध्यम और कोशिका के अंदर हाइपोटोनिक माध्यम के चलते पानी का जो अणु है वो कोशिका के अंदर से बाहर के तरफ आवाजाही या जाने लगता है, जिसके चलते कोशिका द्रव्य जो है यानी कि साइटोप्लाज्म का जो आयतन है वो कम होते जाता है, वो संकुचित होने लगता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक एकल झिल्ली से ढका होता है? पहला विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा विकल्प रिक्तिका,
तीसरा विकल्प लाइसोसोम और चौथा विकल्प प्लास्टिड। सही उत्तर है रिक्तिका। बाकी जितने भी है वो 2 झिल्ली से ढका होता है। रिक्तिका जो है वो सिर्फ एक ही झिल्ली से ढका होता है या घेरा हुआ रहता है, इसीलिए सही उत्तर है रिक्तिका। अगला प्रश्न, झूठे वाक्य का पता लगाएं। पहला विकल्प, न्यूक्लियस लाइसोसोम के निर्माण में शामिल है। दूसरा विकल्प, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में डीएनए होता है, इसलिए ये अपने स्वयं के संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। तीसरा विकल्प, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि उनमें एटीपी उत्पन्न होता है। चौथा विकल्प, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सही विकल्प या सही उत्तर है ए, यानी न्यूक्लियस लाइसोसोम के निर्माण में शामिल है। ये वाक्य सही नहीं है, यानी कि झूठे वाक्य है। बाकी तीनों विकल्प बी, सी और डी, ये तीनों जो है सही वाक्य है। अगला प्रश्न, सही वाक्य ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प, लाइसोसोम में पैक एंजाइम आरईआर के माध्यम से बनते हैं। आरईआर का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा विकल्प, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रमशः लिपिड और प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। तीसरा विकल्प, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा झिल्ली के विनाश से संबंधित है। चौथा विकल्प, न्यूक्लियाइड यूकेरियोटिक नाभिक के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। सही उत्तर विकल्प ए, यानी कि पहला विकल्प, लाइसोसोम में पैक एंजाइम आरईआर के माध्यम से बनते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से बनते हैं। एंजाइम जो है वो उसका रासायनिक संरचना जो है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम के मौजूदगी के चलते ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसके पास राइबोसोम है तो ये प्रोटीन बनाएगा और वो एंजाइम भी बना सकते हैं और वो एंजाइम से भरा हुआ रहता है लाइसोसोम। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिका में अनेक विषों और औषधियों का विष मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला विकल्प गोल्गी उपकरण, दूसरा विकल्प लाइसोसोम, तीसरा विकल्प चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा विकल्प रिक्तिका। सही उत्तर विकल्प सी, यानी कि चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कुछ इस तरह के रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो विषों और औषधियों को विष मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? पहला विकल्प किसी न किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा विकल्प गोल्गी उपकरण, तीसरा प्लाज्मा झिल्ली, चौथा विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर किसी न किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो तरह के होते हैं, एक चिकना और एक रफ। चिकना वाले जो है वो लिपिड बनाते हैं और रफ वाले जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, तो दोनों मिलके कोशिका झिल्ली निर्माण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोट से के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र को रूप में भी जाना जाता है, यानी कि कौन सा विकल्प प्रोकैरियोट्स के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? पहला विकल्प नाभिक, दूसरा विकल्प न्यूक्लियोलस, तीसरा विकल्प न्यूक्लिक एसिड, चौथा विकल्प न्यूक्लियाइड। सही उत्तर विकल्प डी, यानी चौथा विकल्प न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड वो जगह है जहां पे कोशिका
द्रव्य के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम या डीएनए खुली तौर पे पाए जाते हैं, उस जगह को, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उस जगह को न्यूक्लियॉइड कहा जाता है। अगला प्रश्न, साधारण शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिका अंग है। पहला विकल्प एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा विकल्प राइबोसोम, तीसरा विकल्प प्लास्टिड्स, चौथा विकल्प गोल्गी उपकरण। सही उत्तर विकल्प डी यानी कि चौथा विकल्प गोल्गी उपकरण। यहाँ पे साधारण शर्करा को जटिल शर्करा के रूप में बनाया जाता है और संचित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रिक्तिका का कार्य नहीं है? पहला विकल्प भंडारण, दूसरा विकल्प कोशिका को कठोरता प्रदान करना, तीसरा विकल्प अपशिष्ट उत्सर्जन, चौथा विकल्प हरकत। सही उत्तर है हरकत। तो ये रिक्तिका का कार्य नहीं है। रिक्तिका में भंडारण भी होता है, कोशिका को कठोरता प्रदान करना भी है, और साथ में अपशिष्ट उत्सर्जन में भी ये सहायता करता है। अगला प्रश्न, अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है जिसे कहा जाता है। पहला विकल्प एक्सोसाइटोसिस, दूसरा विकल्प एंडोसाइटोसिस, तीसरा विकल्प प्लाज्मोलाइसिस, चौथा विकल्प एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों। सही उत्तर एंडोसाइटोसिस, यानी कि सेल जब अपने अंदर कोई चीज को समा लेता है और एक खाने की रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल के रूप में उसको अपने अंदर लेता है और उसके अंदर पचाता है, इस तरह का सेल का खाने का, कोशिका का खाने के तरीका को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है? पहला विकल्प बैक्टीरिया, दूसरा विकल्प हाइड्रिला, तीसरा विकल्प आम का पेड़, चौथा विकल्प कैक्टस। सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि पहला विकल्प बैक्टीरिया। हाइड्रिला, आम का पेड़ और कैक्टस ये तीनों पेड़ पौधे हैं और हरे पेड़ पौधे हैं जिसमें कोशिका जो है वो सेलुलोज से ही बने होते हैं, जबकि बैक्टीरिया में सेलुलोज से बना हुआ कोशिका भित्ति नहीं होता है। अगला प्रश्न, सिल्वर नाइट्रेट विलयन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा विकल्प गोल्गी उपकरण, तीसरा विकल्प नाभिक, चौथा विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है गोल्गी उपकरण, विकल्प बी, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन का अध्ययन करने के लिए गोल्गी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा अन्य ऑर्गेनेल जिसमें डीएनए होता है। पहला विकल्प एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा विकल्प गोल्गी उपकरण, तीसरा विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा विकल्प लाइसोसोम। सही उत्तर विकल्प सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्गी उपकरण ये तीनों के पास डीएनए नहीं होता, इसलिए सही उत्तर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, सेल का किचन है। पहला विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा विकल्प एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा विकल्प क्लोरोप्लास्ट और चौथा विकल्प गोल्गी उपकरण। सही उत्तर विकल्प सी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और जिससे पेड़ पौधे के लिए खाना बनता है और उसके कोशिका के लिए खाना बनता है। इसीलिए अगर हम किसी कोशिका का किचन यानी कि रसोई घर मानेंगे किसी कोशिका का, तो उसे मानेंगे कि जहां खाना बनता है। खाना कहाँ बनता है? जहां क्लोरोप्लास्ट है
क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रकाश ऊर्जा जो है वो अवशोषित होकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अगला प्रश्न, कोशिका में लिपिड अणु संश्लेषित होते हैं। पहला विकल्प चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा विकल्प किसी न किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा विकल्प गोल्जी उपकरण और चौथा विकल्प प्लास्टिड्स। सही उत्तर चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड अणु जो है वो संश्लेषित होते हैं। अगला प्रश्न, सेल पहले से मौजूद सेल से उत्पन्न होता है, किसके द्वारा कहा गया था। पहला विकल्प हेकेल, दूसरा विकल्प विर्चो, तीसरा विकल्प हुक और चौथा विकल्प स्लेडेन। सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि विर्चो। तो इन्होंने कहा था ओमनी सेलुलाए सेलुला यानी कि सेल पहले से मौजूद सेल से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत द्वारा दिया गया था। पहला विकल्प स्लेडेन एंड स्वान, दूसरा विकल्प विर्चो, तीसरा विकल्प हुक और चौथा विकल्प हेकेल। सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि स्लेडेन एंड स्वान। प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखा जाने वाला एकमात्र कोशिकांग है। पहला विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा विकल्प राइबोसोम, तीसरा विकल्प प्लास्टिड और चौथा विकल्प लाइसोसोम। सही उत्तर है राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली के बिना ऑर्गेनल है। पहला विकल्प राइबोसोम, दूसरा विकल्प गोल्गी उपकरण, तीसरा विकल्प कायरोप्लास्ट और चौथा विकल्प नाभिक। सबसे पहले उत्तर जो है सबसे पहला विकल्प यानी कि राइबोसोम, ये बिना कोई कोशिका झिल्ली का ही ऑर्गेनल है।